Hello everyone, welcome back to Grab Your Knowledge. So guys, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है समास। इससे पहले भी हम काफ़ी वीडियोस में अपने चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं, तो जिसने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आशा करती हूँ कि आप वो वीडियोस देख लेंगे। तो आज हम करने वाले हैं समास। तो समास क्या है? समास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है और हम अपने बिल्कुल ग्राउंड लेवल से लेकर इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो शैल वी स्टार्ट नाउ। समास क्या है? पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे रसोई घर। सिंपल सी बात, आप समझ गए होगी कि रसोई जो आपका घर है के अंदर एक किचन होता है वो हमारा रसोई घर है। समझ आ गया? दूसरा मान लो एक और शब्द हम लेते हैं, राजपुत्र। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। हम इतनी बड़ी बात को, जैसे कि अब हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, तो रसोई घर, जैसे रसोई का घर। नेक्स्ट है राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजा का पुत्र। हमने इतनी बड़ी बात को इतनी शॉर्ट तरीके से बोल दिया, राजा का पुत्र। इतनी बड़ी बात को हमने छोटे से बोल दिया, राजपुत्र। इसको क्या कहते हैं? इसको शॉर्ट कर देना, इसको संक्षिप्त कर देना ही क्या कहलाता है? आपका समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास कहलाता है कि बड़े रूप को छोटे रूप में कन्वर्ट कर देना ही क्या है? आपका समास है। ऐसे ही जैसे कमल नयनी। क्या? कमल नयनी। इनका क्या मतलब हुआ? कमल नयनी का मतलब क्या है? कमल के समान, नैनो वाली। अब इतनी बड़ी बात हम किसी को देखते हैं, बड़ी सुंदर उनकी आंखें हैं, तो हम उनको कहेंगे ना, ये कहेंगे कि कमल के समान आपके नयन है। या हम सीधा ही एक ही शब्द में बोल दें, कमल नयनी, कि आप तो कमल नयनी हो। तो उसका मतलब क्या है कि आपको एक बड़ी बात को छोटे से रूप में, संक्षिप्त रूप में प्रकट कर देना ही क्या है? आपका समास। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में ही समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब आता है कि समास की डेफिनेशन क्या है? समास किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं लिखती हूँ मैं अभी, आप ध्यान से साथ साथ में लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। शब्द समूह को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? आपकी समास कहलाती है। समास कहलाती है। तो क्या डेफिनेशन बनी? शब्द समूह को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया, शॉर्ट करने की, छोटा करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? आपकी समास कहलाती है। अब ये शब्दों को देना क्या है? इससे भाषा में सौंदर्य आता है, मतलब भाषा आपकी एक सुंदरता आती है। जैसे शब्द समूह को संक्षिप्त करने की यह प्रक्रिया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से भी मिलती जुलती है। जैसे हम कहते हैं ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ऐसे उनके लिए भी ये काफी मिलती जुलती है। ये टॉपिक उससे मिलता जुलता है। वहां भी अनेक शब्द समूहों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे रसोई का घर, रसोई घर। दूध बेचने वाला, दूधिया। कपड़े धोने वाला, धोबी। ऐसे मिट्टी का काम करने वाला या मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, कुम्हार। है ना भाई?
तो अनेकार्थी शब्द भी बोलते हैं उनको, या वाक्यांश के लिए एक शब्द भी बोलते हैं। ऐसे ही ये आपका टॉपिक उससे मिलता जुलता है। ऐसे ही फिर जैसे कि समास में समस्त पद तथा समास विग्रह। समास विग्रह मतलब उसको खोल कर लिखना, उसका विग्रह कर देना। दो प्रक्रियाएं होती हैं, जबकि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में केवल ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपका समास में समास विग्रह होता है समस्त पद का, ऐसे आपका अनेक शब्दों में नहीं होता है। अब आता है आपका नेक्स्ट, समास दो शब्दों के मेल को कहते हैं। समास किसको कहते हैं? दो शब्दों के। राजपुत्र, दो शब्द का मेल हुआ तब जाकर आपका राजपुत्र बना। रसोई का घर, रसोई घर, दो शब्दों का, इसका भी अपना मीनिंग है और इसका भी अपना मीनिंग है, तब जाकर आपका रसोई घर बना। तो अब क्या है, समास दो शब्दों का क्या है, मेल है। इसमें शब्दों के मेल के समान अनेक उनके बीच के परसर्ग, परसर्ग मतलब चिन्ह या विभक्ति भी बोल देते हैं हम इनको, जैसे का, उनका लोप हो जाता है। जैसे यहाँ तो आपने देखो रसोई का घर, यहाँ बोला हमने रसोई घर, यहाँ इसका लोप मतलब वो छिप गया है। लोप का मतलब क्या होता है, छिप जाना। तो जब आप उसको एक्सपेंड करोगे या उसको खोल कर लिखोगे तो आपको ये विभक्ति चिन्ह या परसर या चिन्हों को लगाना पड़ेगा। लेकिन जब आप ऐसा नहीं करोगे, आप एक ही शब्द लिख रहे हो तो उसमें इसका लोप हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि राजपुत्र, आपका राजा का पुत्र। समझ आया यहाँ तक? अब आता है समस्त पद क्या है। अब आप पूछोगे कि मैम समस्त पद जो आपने अभी बोला, समस्त पद क्या है? अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, समस्त पद क्या है? समस्त पद, इसका मतलब क्या हुआ, विभिन्न शब्दों के समूह को संक्षिप्त करके या संक्षिप्त करके बना समस्त समूह या समासिक पद भी कहा जाता है। विभिन्न शब्दों के, मैं लिख देती हूं यहाँ पे, विभिन्न शब्दों के समूह को संक्षिप्त करके बना शब्द समस्त पद या सामासिक पद भी कहलाता है। तो अब समस्त पद की क्या डेफिनेशन बनी? विभिन्न शब्दों के समूह को संक्षिप्त करना, मतलब छोटा करना, अभी आपको बताया था, करके बना शब्द समस्त पद या सामासिक पद भी कहलाता है। अब आता है समास, जो विग्रह अभी बात की थी हमने, दो शब्द आए थे हमारे, समस्त पद और समास विग्रह। ठीक है, अब हम करते हैं विग्रह। समास विग्रह, समास का विग्रह करना मतलब उसको खोल कर लिखना, तोड़ कर लिखना। सामासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। ये किससे मिलता जुलता है? ये संधि से मिलता जुलता है। ये किससे मिलता जुलता है? समास विग्रह संधि से। तो जैसे राष्ट्रपति एक समस्त पद अथवा सामासिक पद है, इसका समास विग्रह होगा तो क्या होगा? आपका राष्ट्र का हित। राष्ट्रपति को अगर आप अलग अलग करके लिखोगे तो क्या लिखोगे? राष्ट्रपति को राष्ट्र का पति, मतलब पूरे देश का एक अधिकारी। ठीक है, संधि और समास में अंतर होता है। संधि में जहां दो वर्णों का मेल होता है, वहीं समास में दो शब्दों का मेल होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना भी ध्यान से।
कि जो संधि है वहां तो क्या होता है आपका दो वर्णों का, संधि में तो दो वर्णों का मेल होता है। मैं लिख भी देती हूं, संधि में दो वर्णों का मेल होता है। क्या होता है, दो वर्णों का मेल होता है। जैसे ए प्लस ए क्या बन जाएगा, आ। ये क्या है आपका वर्ण है, क्या है आपका वर्ण है। लेकिन समास में ऐसा नहीं होता, समास में दो शब्दों का मेल होता है। यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा हमारा, समास में दो शब्दों का, किसका, दो शब्दों का मेल, दो शब्दों का मेल होता है। जैसे अभी आपने पढ़ा भी था, वही उठा लेते हैं, नहीं तो दूसरा देखते, घुड़सवार चलते, चलो घुड़सवार, ये शब्द है घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो यहाँ दो शब्दों का मेल हुआ, घुड़ और सवार, मतलब घोड़ा, घोड़े पर सवार। तो दो परसर, तो आपको पता ही है कि इसमें हमने क्या लगा दिया, पर आ गया। ये पर क्या है, विभक्ति चिन्ह है या परसर्ग है। लेकिन घुड़सवार क्या है आपका, घोड़े पर सवार, दो शब्द बन गए। समझ आ गए यहाँ तक। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं अपने प्लेस पे, जहाँ तक मैं लेवल पे जाकर आपको समझा रही हूँ, मुझे लगता है आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, समास में दो पद होते हैं। अब आती है बात क्या, कि समास में दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। कौन कौन से, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। जबकि संधि में ऐसा कुछ नहीं होता, संधि में ऐसा कुछ नहीं होता, समास में ऐसा होता है। इसमें दो पद है, कौन कौन से, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, समास में ये पूर्व पद और उत्तर पद दो पद होते हैं, लेकिन संधि में ऐसा नहीं होता है। अब आता है, संधि और समास में एक समानता होती है। कौन सी, कि दोनों में विग्रह तथा मेल होता ही होता है। दोनों को अलग अलग करके लिखा जाता है या उनको मिलाकर लिखा जाता है। संधि में जहाँ संधि तथा संधि विच्छेद होता है, वहाँ समास में समस्त पद तथा समास विग्रह होता है। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, जैसे अभी मैं बताती हूँ आपको। समास में क्या है, संधि में क्या होता है, संधि विच्छेद होता है। क्या होता है, संधि विच्छेद। विच्छेद का मतलब अलग करके लिखना। समास का मतलब, समास में क्या होता है, समस्त पद होता है, समस्त पद और समास विग्रह। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको ये पूरा का पूरा आपकी डेफिनेशन, आपका पूरा का पूरा बैकग्राउंड रेडी है। अब चलते हैं आगे कि समास के भेद। क्या, समास के कितने भेद होते हैं, समास के भेद कैसे कैसे होते हैं, वो सारा अभी हम डिस्कस करेंगे। तो शैल वी स्टार्ट नाउ अगेन है। समझते जाना, आपको समझ आएगा बहुत अच्छे से। समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं समास के, 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपाउंड, देयर आर 6 टाइप ऑफ कंपाउंड। फर्स्ट क्या है आपका, पहला क्या है, अव्ययी भाव समास। क्या, अव्ययी समास। दूसरा क्या है आपका, तत्पुरुष
तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। थर्ड क्या है आपका? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। फोर्थ क्या है आपका? द्विगु, द्विगु समास। फिफ्थ क्या है आपका? द्वंद्व समास। क्या है आपका? द्वंद्व समास। एंड लास्ट 6 नंबर पे क्या है आपका? बहुव्रीहि समास। क्या है? बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे के सारे टाइप्स समझ आएंगे। आप इसको पहले ही पता करो कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के 6 भेद होती हैं। नंबर 1 अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब हम एक एक को डिस्कस करेंगे, ठीक है? किस किस को? एक एक को डिस्कस करेंगे। पहले हम करते हैं अव्ययीभाव समास को, ठीक है? इसकी पहले एक छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। जिस समास का पूर्व पद, अभी आपको बताया था समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो अभी क्या है कि जिसका पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान होता है। प्रथम पद जो पूर्व पद है वो क्या होता है? पूर्व पद या तो अव्यय होगा या प्रधान होगा, मतलब यानी दोनों ही होते हैं, अव्यय तथा प्रधान होता है। ठीक है? पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, जैसे क्या है? प्रतिदिन। प्रतिदिन क्या था? प्रतिदिन। प्रतिदिन ये तो क्या है आपका? समस्त पद है। क्या है आपका? समस्त पद है। अब हम इसको लिखते हैं समास विग्रह में। तो समास विग्रह में कैसे लिखेंगे? या तो हर दिन लिखेंगे, हर दिन, या प्रत्येक दिन भी लिख देंगे, या प्रत्येक दिन भी। इसको क्या कहते हैं जब इसको हम लिखते हैं? तो समास विग्रह, समास विग्रह। ठीक है? इसको क्या लिखते हैं? समास विग्रह। ऐसे ही एक एग्जांपल और देखते हैं, आजीवन। एक और एग्जांपल देखते हैं, क्या? आजीवन। आजीवन मतलब क्या बना इसका? ये तो क्या है आपका? समस्त पद है। अब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? जीवन भर। क्या बनेगा इसका? जीवन भर। तो अब क्या समझे आप? इसका पूर्व पद अव्यय होता है तथा प्रधान होता है। आजीवन, जीवन भर, हर दिन। तो प्रथम जो पद है वो क्या है? प्रधान है, उसकी वैल्यू ज्यादा है सेकंड वाले से। उत्तर पद से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है? आपके पूर्व पद की। तो मैं उम्मीद करती हूं आपको समझ आ रहा है और आप इसको समझ भी रहे हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, यथारूप। यथारूप रूप के अनुसार, या यथा विधि भी बोल देते हैं, तो विधि के अनुसार। और यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा सामर्थ्य मतलब सामर्थ्य के अनुसार। ये सब क्या है? जिसका पहला पूर्व पद मतलब कि पूर्व पद जो क्या है? अव्यय भी होता है और प्रधान भी होता है। ये किसकी डेफिनेशन है? आपकी अव्ययीभाव समास की। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। अब करते हैं हम इसका सेकंड वाला। सेकंड क्या था आपका? तत्पुरुष समास। क्या था? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं?
एक और बात इसकी सुनो पहले, अव्ययी भाव की। अव्ययी भाव समास में दो शब्दों की आवर्ती भी हो सकती है, मतलब एक ही शब्द दो बार भी रिपीट हो सकता है। इसके साथ ही मूल शब्द के आगे कुछ उपसर्ग लगाकर भी आप क्या कर सकते हो, शब्द बना सकते हो। ठीक है, तो दूसरा हमारा क्या था, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास का क्या है, इस समास में उत्तर पद, पहले दो पद थे, पूर्व पद और उत्तर पद, तो इसमें क्या है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे अभी हमने उसमें किया था, उसमें क्या था, पूर्व पद प्रधान था। अभी इससे आप याद करने का तरीका भी देखो, सबसे पहला आपका अव्ययी भाव, मतलब उसमें प्रथम पद, दूसरा आपका तत्पुरुष समास, उसमें उसका दूसरा ही, मतलब दूसरा ही उत्तर पद ही क्या है, प्रधान। तो आसानी हो गई, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, है ना। तथा पूर्व पद गौण हो जाता है। जो पहला पद है, जो पूर्व पद है, वो क्या होता है, गौण। गौण मतलब छिप जाता है, उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती है। जैसे इसमें उत्तर पद पर ज्यादा फोकस होगा तो ये क्या हो जाएगा, गौण हो जाएगा, थोड़ा सा छिप जाएगा। ठीक है। समस्त पद बनाते समय शब्द समूह के बीच में आने वाले परसर्ग, परसर्ग मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं, या विभक्ति चिन्ह भी बोल देते हैं, वो लुप्त हो जाते हैं, वो छिप जाते हैं। जैसे राजा का अभिषेक, जैसे लिखते हैं पहले, राज्याभिषेक, क्या, राज्याभिषेक। अब हम इसको खोल के लिखेंगे तो, इसको विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, राजा का अभिषेक, राजा का अभिषेक। ठीक है, तो क्या बना, क्या समझे, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौण हो जाता है। जैसे राज्याभिषेक, राजा का अभिषेक। परसर्ग क्या है आपके, ये वाले जो चिन्ह है। ठीक है, अभिषेक, अब इसमें देखो क्या, किस पे ज्यादा फोकस जा रहा है, उत्तर पद पे। राजा का क्या किया जा रहा है, अभिषेक किया जा रहा है। ऐसे जैसे हमने पीछे भी किया था, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्र क्या है, संज्ञा है, और पति क्या है आपका, संज्ञा है, दोनों ही हैं, लेकिन क्या है, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। ठीक है, ऐसे ही एक और देखते हैं, दानवीर, दानवीर, क्या, दानवीर। वीर क्या है, शब्द आपका विशेषण है, दान क्या है आपका संज्ञा है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट और बातें हैं, उस पर भी फोकस करते हैं। इस समास में शब्द समूह को बीच में कर्ता तथा संबोधन कारक चिन्हों के अतिरिक्त अन्य सभी कारक चिन्हों परसर्गों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे ये अभी हुआ है ना, यहाँ ऐसे प्रयोग किया जाता है। तत्पुरुष समास की रचना दो तरह से हो सकती है, जैसे संज्ञा प्लस संज्ञा या विशेषण प्लस संज्ञा। ठीक है, कैसे, क्रिया, संज्ञा तथा क्रिया। इस समास का पूर्व पद, इस समास का पूर्व पद संज्ञा होता है। जैसे अभी मैं बता रही थी आपको, राष्ट्रपति, राष्ट्र प्लस पति। अब ये क्या है आपका, संज्ञा है। ठीक है, और ये भी क्या है आपका, संज्ञा। ठीक है, ये भी संज्ञा है और ये भी संज्ञा है, तो संज्ञा संज्ञा भी हो सकता है। विशेषण जैसे दान वीर, दान क्या है आपका, संज्ञा है, और वीर क्या है आपकी, क्या है, विशेषण। इस समास में यदि पूर्व पद संज्ञा है, यदि पूर्व पद संज्ञा है तो उत्तर पद क्रिया भी हो सकता है। जैसे यहाँ संज्ञा संज्ञा है, तो अगर यहाँ पे कोई और शब्द आ जाए तो वो भी हो सकता है क्या, क्रिया।
जैसे अब इसको हम चेंज करते हैं, मान लो हम करते हैं यहाँ पे परलोक, परलोक गमन। मतलब क्या बना इसको, परलोक को जाने वाला। तो इसमें प्रलोक क्या है आपका संज्ञा शब्द है और गमन क्या है आपका क्रिया शब्द। तो क्या बना कि प्रथम पद क्या है आपका संज्ञा हो सकता है और दूसरा पद या उत्तर पद क्या है आपका क्रिया भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, देश निकाला दे देना किसी को, परलोक को जाना, दूसरे देश को चले जाना। समझ आया आपको? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सेकंड वाला टाइप भी आपको समझ आया होगा। अब इसी का एक बहुत बड़ा रोल है तत्पुरुष समास का ही। तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। आप ये बोलोगे मैम पहले भी हमने 6 पढ़े और अब इसके अकेले के 6 पढ़नी पड़ेगी, पर क्या है, समझ तो आ रहा है ना हमें। इसका पहला क्या है, वो तो आपने किए हुए हैं, कारक चिन्ह। ठीक है, आपने वो कर रखे हैं कारक चिन्ह। उसमें कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, नंबर 3 संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। ठीक है, तो इसके क्या है, कितने भेद हैं तत्पुरुष के? 6 भेद हैं। ठीक है, पहले कौन सा है? पहला आपका कर्म तत्पुरुष। थोड़ा सा राइटिंग पे मत जाना, स्लिप हो जाता है। नंबर 2 आपका कर्ण। तब तक आप इनकी विभक्ति चिन्ह सोचो। नंबर 3 आपका क्या है? संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष। नंबर 4 अपादान। नंबर 4 अपादान तत्पुरुष। नंबर 5 संबंध तत्पुरुष। नंबर 6 क्या है आपका? अधिकरण। जैसे हम जब छोटे होते थे ना तो क्रैमिंग कराते थे मैम इसकी, क्योंकि ये क्रैमिंग से ही लर्न होता था कारक। जैसे कर्ता ने क्रम को, क्रम से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की, अधिकरण में पर, होता था ना ऐसे ही, वो क्रैमिंग से याद होता था। तो अभी अगर आपको याद होंगे, आपने भी ऐसे जैसे मैंने किया था तो आपने भी ऐसे किया होगा, तो आपको पक्का याद होगा क्या, इनके विभक्ति चिन्ह। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग। एक टॉपिक के साथ 2-3 टॉपिक ऐड कर दिए हमने, अगर आपने ढंग से समझे हैं तो। काके की और अधिकरण में पर। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? ओके, आ रहा है। अब हम इसको एक एक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष का कारक चिन्ह आपको बता दिया मैंने क्या होता है, को होता है। इसमें समस्त पद बनाते समय ये पर क्या है, लुप्त हो जाता है, छिप जाता है। जैसे कोई एक एग्जांपल सोचो या मुझे बताओ, इसी को करते हैं पहले। कर्म का जैसे एग्जांपल सोचते हैं, यश, यश प्राप्त, यश प्राप्त, क्या, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। यदि आप उसको विग्रह करोगे तो क्या बनेगा, यश को प्राप्त। लेकिन अगर हमने उसको समस्त पद में लिखा है तो कैसे लिखेंगे, यश प्राप्त। एक और एग्जांपल देखते हैं, जेब कतरा। एक एग्जांपल और देखते हैं, जेब कतरा। पता होगा जेब कतरे का तो कौन होता है, कमेंट करके बता सकते हो आप। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला।
जेब को काटने वाला, ठीक है। जेब कतरा कौन होता है? जेब को काटने वाला, का जेब को काटने वाला। लेकिन हमने अभी क्या किया उसमें कि परसक जो को है विभक्ति चिन्ह वो तो लुप्त हो जाता है, वो तो गायब हो जाता है। जब आप इसका विग्रह करते हो तो वो आ जाता है, लेकिन समस्त पद करते हो तो वो गायब हो जाता है। बहुत इजी है, अगर आपने कारक पढ़े हैं तो ये सबसे इजी पार्ट है आपका तत्पुरुष समास। दूसरा है आपका कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष की भी विभक्ति क्या होती है? से या के द्वारा। इस समास में इन प्रसर्गों का भी लोप हो जाता है। जैसे कर लेते हैं कर्ण, विभक्ति चिन्ह क्या थी? से या के द्वारा, ठीक है। जैसे तुलसीकृत, जैसे तुलसीकृत, जैसे क्या है? तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, मतलब कृत का मतलब बनाई हुई, रचना की गई, तुलसी द्वारा रचित ये भी बोल सकते हैं, या तुलसी द्वारा कृत। तो जो द्वारा शब्द आएगा वो क्या है आपका? जब आप इसको समास का विग्रह करोगे तो वो आएगा तुलसी द्वारा कृत। लेकिन अगर आप उसका समास का विग्रह नहीं कर रहे हो, उसको समस्त पद में लिख रहे हो, तो क्या लिखोगे? तुलसी कृत। समझ आया? समझ आया? ठीक है। नेक्स्ट है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक ये सबसे इजी है, मैं इसको अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाके, क्योंकि काफ़ी लंबी आपकी वीडियो हो जाएगी, तो अब इसके सिर्फ ऐसे पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत इजी है। संप्रदान कारक मतलब आपको बताया था इसका के लिए, जैसे मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी। अगर आप इसको विग्रह करोगे तो परसर्ग आ जाएंगे, यदि नहीं करोगे तो समस्त पद में लिखोगे तो क्या आएगा? मालगाड़ी। जैसे रसोई घर वाला बताया था, रसोई घर, रसोई के लिए घर लिखोगे तो वो समास विग्रह हो गया, और यदि खाली रसोई घर लिखोगे तो आप क्या आएगा? वो आपका संप्रदान कारक। अपादान कारक क्या होता है? इसमें क्या है? से अलग होना, या किसी से तुलना करना, या डरना, या लजाने की ऐसे बात करना, ये क्या होता है? आपके अपादान कारक। इसमें भी ये लुप्त हो जाते हैं यदि आप उनका विग्रह नहीं करते हैं। जैसे रोग मुक्त, रोग से मुक्त हो जाना, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त हो जाना, या पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट हो जाना, ठीक है। ऐसे ही क्या आता है नेक्स्ट आपका संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में क्या होता है? जैसे इसमें भी आप सेनापति, सेना का पति, या राजाज्ञ, राजा की आज्ञा, पवन पुत्र, पवन का पुत्र, इसमें का के की आ गई, ये आपके संबंध दर्शा रहे हैं। फिर आता है आपका अधिकरण, अधिकरण में पर, कि घुड़सवार, घोड़े पर सवार, प्रेम मगन, प्रेम में मगन, ऐसे क्या है? ये सारे के सारे आपके विभक्ति चिन्ह पे आधारित है आपका तत्पुरुष समास। तो आपकी वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए इसके टाइप्स जो बच गए हैं आपके 3, 4, 5, 6, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक प्लीज़ गिव योर स्पॉट, grab your knowledge, subscribe, like, share and comment also. Thank you. Have a nice day.